Hello students, welcome back. I hope you all are doing well mentally, physically. आप सब जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको रिवाइज टाइम से कर रहे होंगे, उनके क्वेश्चंस ढंग से अटेम्प्ट कर रहे होंगे. इन द लास्ट क्लास you were given two questions to write about how culture played an important role in developing nationalist sentiments. इसको एक्सप्लेन करना था, जिसके अंदर आपको लिखना था रोमांटिक कल्चर या रोमांटिसिज्म के बारे में. आप ये मान लीजिए यहाँ पे बताना है कि रोमांटिक इमेजिनेशन जो टॉपिक है वो कैसे आम जनता को इन्फ्लुएंस करता है फॉर डेवलपिंग नेशन. उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, भावना जो है राष्ट्र की तरफ, वो कैसे डेवलप करते हैं. तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख सकते थे. लैंग्वेज वाला एक पॉइंट बना सकते थे, एक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो है उनका पॉइंट बता सकते थे, कार्ल कोरपेंस्की का बता सकते थे, ग्रिम ब्रदर्स भी हैं, आपने नाम ढूंढ लिए होंगे उनके, यूगीन भी है. इसी के साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century यूरोप सॉ इकोनॉमिक हार्डशिप, राइट द रीजंस. जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोप के अंदर पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है उसकी वजह से जो लोग हैं ज़्यादा काम करने को तैयार है लेकिन काम है नहीं. देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन द एम्प्लॉयमेंट. देन वी सॉ अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, फूड प्राइसेस स्टार्टेड टू राइज. ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से आपने यहाँ पे देखा यूरोप के अंदर क्या है, हंगर है. क्या है सर? हंगर है सर. ये हमने पढ़ा था हंगर. इसके बाद पॉवर्टी अपने देखी थी, आपको याद हो तो पॉवर्टी के साथ जो हमने देखा कि कैसे हम इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसी के साथ अब हमारे जो अगले टॉपिक है यहाँ पे हमें कुछ यूनिफिकेशंस पढ़ने हैं. ये मान लो हमारे केस है, केस 1 जो है वो है जर्मनी का. यहाँ पे देखो जर्मनी अपने आप को देश कैसे बनाता है ये पढ़ेंगे आप. ऐसे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है. इसी के साथ जब आप देखेंगे, एक तो है इटली का. क्या है सर? एक तो है इटली का, एक है जर्मनी का, एक है ब्रिटेन का. हम धीरे धीरे इन एक एक यूनिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे आई हैव गिवन यू 5 or 6 सिंपल सेंटेंसेस टू फ्रेम योर लॉन्ग आंसर फॉर 5 मार्क्स. आप इन कीवर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंस फॉर्म करके अपना आंसर बहुत इजीली लिख सकते हैं. अब देखिए, हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स था या लिबरल रेवोल्यूशंस वाला जो टॉपिक था, इसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो हमारा इलेक्टेड पार्लियामेंट है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, उन्होंने राजा की पावर को लिमिट करने की कोशिश करी थी, जिससे राजा बहुत खुश नहीं थे. और उन्होंने क्या किया, बाकी मोनार्क्स का सपोर्ट लिया और उनको कहा कि अगर आप लोगों ने अभी मेरा साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके जो लोग हैं वो भी ऐसा ही करे आपके साथ और आपका जो राज दरबार है वो आपसे छीन लिया जाए. तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने अटेम्प्ट में फेल हो जाता है. सबसे पहले ये इनका फर्स्ट स्टेप था, किसका? इंडिपेंडेंस का. याद रहेगा क्या? यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पे बहुत इजीली बता देंगे कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन में. कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक ऐसा पहला स्टेप था जिसने जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इट गॉट फेल्ड. ये आप चाहें तो लिख सकते हैं. इसी के साथ अब हमारा ये जो पूरा यूनिफिकेशन है इसको देखते हैं. यहाँ पे देखो, प्रूशिया टुक लीडरशिप टू यूनिफाई दी जर्मनी. यहाँ पे जो प्रूशिया कंट्री है वो कोशिश करेगी, या जो एक किंगडम है ये कोशिश करेगा कि हम जर्मनी को हेल्प करते हैं इसके इंडिपेंडेंस में. अब आपके मन में आना चाहिए कि प्रूशिया क्यों मदद करना चाहता है. या तो ये हो सकता है कि सर प्रूशिया मदद करके इन फ्यूचर अपना इंटरेस्ट सर्व करवाए जर्मनी से. इसके अलावा आप लोग अगले पॉइंट में देखोगे जो ओटोवन बिस्मार्क, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं आप. ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, अभी तक हमने बहुत सारे नाम देख लिए, जैसे भी मजीनी देख लिया. इसी के साथ हमने अभी देखा कि कैसे हमारे जो जिसवी मजीनी का ड्यूक मेटरनिच भी एक इंसान है जो आपने देखा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए. यहाँ पे एक और इंसान का नाम पढ़ लिया आपने जो कि है ओटोवन बिस्मार्क. ये कौन है? ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. मान लो
इस पूरे प्रोसेस के जो चीफ आर्किटेक्ट, मतलब जिन्होंने पूरा सोचा कि हम कैसे जर्मनी को देश बनाएंगे, ये वो इंसान है। अब देखो, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ओटो वन बिस्मार्क जो है, उन्होंने कौन सी आर्मी यूज करी? प्रूशिया की आर्मी यूज करी। कौन सी? प्रूशिया की, क्योंकि प्रूशिया के थे ये, और प्रूशिया की आर्मी यूज करी। इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जर्मनी है उसके ऊपर 3 अलग अलग देशों ने कब्जा कर रखा है। वो 3 कौन से हैं? क्या लगता है कौन से होंगे? सर एक तो ऑस्ट्रिया होगा, और एक कौन सा होगा? इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? ऑस्ट्रिया के अलावा क्या है? डेनमार्क है, डेनमार्क, याद रहेगा। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं फ्रांस। तो ये कुछ हमारे पॉइंट है जो आप देख रहे हैं कि कैसे आप इनको लिख सकते हैं। ये जो 3 कंट्रीज है, इन्होंने कब्जा कर रखा है पूरे जर्मनी पे। अब होगा क्या? इन तीनों को हराओगे तभी तो छुटकारा मिलेगा इन सब से। तो इसका मतलब इन तीनों को डिफीट करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इनको हराने के लिए आर्मी चाहिए होगी। तो आर्मी कौन सी काम आएगी? प्रूशिया वाली आएगी काम। तो यहाँ पे ओटो वन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 साल तक। इसी वॉर को पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 वॉर्स फॉर 7 ईयर्स कहा गया है। 7 साल तक लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे कभी पहले ऑस्ट्रिया को हराया, फिर डेनमार्क को हराया, फिर फ्रांस को हराया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में रखना है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ADF, ये इन तीनों को हराते हैं ओटो वन बिस्मार्क। अब जैसे ही इन तीनों को हराया तो जो 1871 जो ईयर था, जनवरी के अंदर, जो प्रूशियन किंग थे केसर विलियम I, इनको राजा बना दिया गया नए जर्मन एम्पायर का। यहां पे समझना पड़ेगा कि जैसे ही जर्मनी बनता है उसके जो नए एम्परर हैं कौन है? केसर विलियम I। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ यूनिफिकेशन के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि जर्मनी के अंदर क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले आया करेंसी, फिर क्या आया? बैंकिंग, इसके बाद लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। जब भी आपसे पूछा जाए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यू मे स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टू मेक जर्मनी ए नेशन स्टेट, बट दे गॉट फेल्ड। Then you may write in the second point, Prussia took the leadership to unify Germany. Otto von Bismarck was the chief architect of this process. They fought 3 wars for 7 years with Austria, Denmark and France. And finally in 1871 January, the Prussian king Kaiser William I was proclaimed as German emperor. After that, you may add few extra concluding points like, after unification, Germany had a well-developed banking system, currency, legal and judicial system in Germany. So this way you will be writing your pure 5-mark answer to get full marks in exam. Let's proceed to the next part. जैसे आपने जर्मनी का देखा वैसे अब इटली का देखते हैं। आपने जर्मनी के अंदर केस देखा कि 3 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अलग अलग एम्पायर के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। अब क्या इसका मतलब सर जो इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे वो भी कुछ ऐसे ही बटा हुआ होगा? देखो, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नाम सुनाना चाहता हूं जो आपने पहले इस चैप्टर में पढ़ लिए थे, आपको याद हो तो। आपको सिर्फ बताना है कि वो टॉपिक कौन से। लोम्बार्डी और वेनेशिया आपने कहाँ नाम पढ़ा था? ये 2 नाम आपने पढ़े हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तब तक अगर आप लोग ढूंढ पाए तो ढूंढ ले तो और भी अच्छी बात होगी। यहाँ पे जिन बच्चों को तुरंत याद आ गया कि सर लोम्बार्डी और वेनेशिया हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में, जहाँ पे आपने बताया था कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो पैचवर्क है डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट पीपल के, मतलब अलग अलग लोग मिलके पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर बना रहे हैं। उनके अंदर कॉमन बात क्या है? सिर्फ कॉमन एलिजेंस टू दी एम्परर, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इटली का आप पढ़ेंगे, देखिए इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। मेनली इटली को डिवाइड किया नॉर्थ, सेंटर और साउथ। इसी के साथ साथ एक सार्डिना पिडमोंट करके जगह थी। अब देखिए जो सार्डिना जगह है, ये दिमाग में रखना है आपको, ये जो इटली के राजा हैं उन्हीं के अंडर है। इसका मतलब इटली जो एम्पायर है वो सिर्फ यहीं तक था। अब इसका मतलब सर ये जो पूरा मैप है फिर इसका क्या होगा? ये पूरा डिवाइडेड था 3 अलग अलग भागों में। जो अपना नॉर्थ वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट है,
ये अंडर था हैब्सबर्ग एम्पायर के। किसके? हैब्सबर्ग एम्पायर के। इसके अलावा आपने पढ़ा था ये वाला, आपको याद हो तो, जो सेंटर वाला पार्ट है, जो पेपल स्टेट है, ये अंडर रूल है पोप के। किसके? पोप। अब पोप कौन होते हैं? जो भी चर्च वर्च होते हैं, इनकी बारे में बात करी जा रही है। इसी के साथ लास्ट में आप देखो, ये जो है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये अंडर था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई सर, जैसे आपने बताया जर्मनी में कि 3 अलग अलग वॉर लड़ी गई, दैट वाज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, तो क्या यहाँ पे भी पहले हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया जाएगा, फिर आप साउथ के अंदर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हराओगे, पेपल स्टेट को हराओगे? बिल्कुल यही होने वाला है। आप यहाँ पे यही देखेंगे कि पूरे इटली के अंदर कैसे धीरे धीरे लोगों को हराया जाए। अब हमें जो पढ़ना है वो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको 5 छोटे छोटे पॉइंट दिए जाए, जिससे आप अपने आंसर बनाना थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। अब देखो, अगर बात करें, सबसे पहले हो सकता है कि आप किसी भी यूनिफिकेशन को बताने से पहले ये बताएं कि वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कैसे वो बटा हुआ है आपस में और क्या चीज़ें होने वाली है, ये आप बता देंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर काम आएंगी। सर, हमें किस किस के नाम ऐड करने हैं, कौन से लोग हैं जिनके नाम लिखने से हमारे आंसर की वेटेज बढ़ेगी, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं कौन से पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है? जीसीपी मस्जिनी है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जीसीपी मस्जिनी के अलावा एक और पॉइंट है चीफ मिनिस्टर खेवोर। इसके साथ साथ अगर आप अगला पॉइंट देखें तो आपको मिलेगा जीसीपी गैरिबाल्डी। देखो, वापस 3 नाम आ चुके हैं, मस्जिनी, खेवोर, गैरिबाल्डी, और एक और नाम अब देखेंगे आप, विक्टर इमैनुअल II। अब इसका मतलब सर, आपने पूरे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बताया, फिर कौन से इंसानों के बारे में लिखना है ये बताया, यही लिखना है? बिल्कुल यस। अब देखो, अगर हम पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पॉइंट की बात करें डिटेल में, तो यहाँ पे पूरे इटली का डिवीजन डिस्कस किया है। अब हमने अभी डिस्कस किया, आप चाहें तो इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि जो सार्डिना पिडमोंट है, दिस वॉज द ओनली एरिया अंडर द इटालियन प्रिंस। अब ये इकलौता ऐसा इलाका है जो इटालियन प्रिंस के अंडर है। बाकी पूरा इटली डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, नॉर्थ, सेंटर और साउथ। नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर, मिडल वॉज रूल्ड बाय पोप, साउथ वॉज रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन। यहां पे दिमाग में रखना है आपको, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इसका मतलब ये आपने पूरा सिनेरियो बता दिया कि इटली कैसा था। अब धीरे धीरे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आने वाली हैं, जैसे कि जीसीपी मस्जिनी। अब हमने जब रिवोल्यूशनरीज पढ़े थे तो उनके अंदर इनका नाम पढ़ा था और आपको बताया गया था कि कार्बोनरी सोसाइटी के मेंबर है और ये एक रिवोल्यूशनरी है, और ये पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने इटली को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट सपना देखा था कि इटली भी एक देश बनेगा, वो भी इंडिपेंडेंट। अब आप ये बताइए, जिस इंसान ने पहली बार ऐसा सोचा हो, क्या आप उस इंसान को यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब अगर इटली के इंडिपेंडेंस में बच्चों को पढ़ाया जाता है जीसीपी मस्जिनी के बारे में, द आंसर इज यस। जीसीपी मस्जिनी एक ट्रू रिवोल्यूशनरी माने गए हैं अपने देश के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई हैं, आपको याद हो तो। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसको एग्जाम में कैसे यूज़ करें। आप जीसीपी मस्जिनी के पॉइंट को साफ साफ लिख सकते हैं, ही वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी हु थॉट ऑफ Italy as a independent nation state. He formed 2 secret societies and he believed God has intended us to be the natural units of mankind. आप ये statement as it is use करें, आपका point एकदम correct है, 100% you will get marks from this point. Next, यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा काम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उन लोगों का काम जिन्होंने अपनी आर्मी और यूज करके जो एम्पायर्स है उनको डिफीट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर खेवोर है, ये वैसे तो फ्रेंच सिटीजन है, लेकिन ये जो हमारे विक्टर इमैनुअल II है, इनके चीफ मिनिस्टर इन्होंने इनको असिस्ट करने के लिए रख रखा है। तो यहाँ पे खेवोर साहब क्या करते हैं, ये करते हैं फ्रेंच आर्मी का यूज, और ये बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक अलायंस रखते हैं उनके साथ।
और इन्होंने ही हमारे जो नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर है उनको डिफीट करा है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर खेवोर थ्रू हिज टैक्टफुल डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस ही डिफीटेड हैब्सबर्ग एम्पायर इन द नॉर्थ। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट, इतना लिख दिया बहुत है। इसी के बाद जीसीपी गैरिबाल्डी को देखते हैं। ये आपके लोकल फ्रीडम फाइटर जैसा काम करेंगे। ये थोड़े से लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर है और इन्होंने तुरंत लोगों का सपोर्ट गैदर किया। अब देखो इसके लिए एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है। साउथ इटली के अंदर ये माना गया है कि जो लाटालिया एक शब्द है, इटालियन शब्द है, जो बेसिकली जिसका मतलब इटली है वैसे तो, लेकिन उस वक्त लोगों को पता नहीं था, उनको लगा लाटालिया क्या है, तो उनको ऐसा बोला गया, उनको लगा कि शायद जो क्वीन है, जो किंग की क्वीन है, वो मुसीबत में है, तो उनको बचाने के लिए सारे लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कैसे जेंडर बायसनेस की जा रही है, अपोजिट जेंडर की हर कोई मदद करने पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी देखो जीसीपी गैरिबाल्डी ने क्या करा, पीजेंट्स को गैदर करा, सपोर्ट गैदर करा और साउथ के अंदर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को डिफीट करा। अब सर आप ये कहना चाह रहे हैं नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर हार गया, साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन भी हार गए, लेकिन पेपर स्टेट का क्या हुआ? ये बेचारे सोचे कि जब ये ऊपर नीचे वाले चले गए, हार गए, तो हम यहाँ रह के कह रहे हम चुपचाप निकल जाते हैं, क्यों हम वहाँ पे अपनी बेइज्जती कराएं, हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर ये तीनों जा चुके हैं तो अब यहाँ पे पूरा ये जो भी दिख रहा है आपको, इसको इटली में बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे विक्टर इमैनुअल II को 1861 के अंदर इनका राजा बना दिया गया। अब आप इन्हीं 5 पॉइंट को यूज करके पूरा अपना 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल हैव, if the doubt is still persisting, you may ask, do comment. I'll try to make a short and simple explanation if possible. हम सोचेंगे कोई और भी तरीका हो सकता है कि इस टॉपिक को समझाने का, आप जरूर बताएं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट यूनिफिकेशन ऑफ द चैप्टर। देखो यहाँ पे हेडिंग का नाम ही है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये स्ट्रेंज कैसे, अलग कैसे है, क्या इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं हुई क्या सर, क्या इसके अंदर ये ब्रिटेन का जो केस है इतना अलग अपने आप में क्यों है? अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखो बच्चों, यहाँ पे नाम में अगर स्ट्रेंज लिखा है ऐसा तो कुछ तो अलग है इसमें। ब्रिटेन के केस में आप कुछ अलग पढ़ने वाले, और मैंने पहले ही लाइन में आपको बता दिया है, नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यहां से ये बात तो क्लियर है कि सर यहाँ पे लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 100, 150, 200 साल का प्रोसेस है जिससे ब्रिटेन बनेगा। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए आप आगे के पॉइंट्स जो है, बुलेट पॉइंट्स, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, एथनिक का मतलब होता है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अलग अलग भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे किसी भी देश के बारे में पढ़ने के लिए अपन ने देखा था कैसे अपन ने पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा इटली में, तो यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या पास्ट रहा है, कैसे कैसे लोग रहते थे। तो यहाँ पे बता रखा है 4 अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अब ये 4 भाषाएं कौन सी है? एक तो है आयरिश, कौन सी है? आयरिश। एक कौन सी है? एक है इंग्लिश। तो इंग्लिश के बाद आपके सामने है स्कॉटिश, इसके बाद है वेल्स। अब देखो ये कुछ 4 भाषाएं हैं इस पूरे रीजन में बोली जा रही है, तो इसका मतलब ये चारों अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, या तो देखो इन सबको एक करने वाले हैं, होगा क्या? यही होगा, इन सबको मिला दिया जाए तो एक यूनिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब ब्रिटेन बनाना है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि हम इस आंसर को जब स्टार्ट करेंगे तो हमें ये बात बतानी है कि हम इस यूनिफिकेशन के अंदर जो समझ रहे हैं वो बात क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है? पावर को सीज करता है। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट का मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स, इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो मोनार्क है उसके पावर को लिमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है 1688, ये बहुत बार आपके सामने आएगा। मोनार्की सीज्ड या फिर पार्लियामेंट सीज्ड पावर ऑफ मोनार्की, ये आपको लिखना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर याद रखें कि कैसे आप इस स्टेटमेंट को 1688 जो ईयर है इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, याद रहेगा। इसी के साथ जो अगला पॉइंट है वो है एक्ट ऑफ यूनियन। अब देखो एक्ट ऑफ यूनियन है क्या? जो
इंग्लैंड का मैप है, आप अगर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, हो सकता है कि मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँ, बॉक्सेस यूज़ करूँ, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 बॉक्स बनाए मैंने। अगर यहाँ पे आप देखो इंग्लैंड है, क्या है, इंग्लैंड है, यहाँ पे क्या है, स्कॉटलैंड है, यहाँ पे क्या है, आयरलैंड है। तो आयरिश यहाँ बोली जा रही है, इंग्लिश यहाँ बोली जा रही है, स्कॉटिश यहाँ बोली जा रही है, वेल्स भी यहाँ पे, तो 4 अलग अलग लोग रह रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने पावर सीज करा तो होगा क्या, ये स्कॉटलैंड वाले जो लोग हैं ये बोलेंगे यार हमारे पास भी काश ऐसा होता जो इंग्लैंड में डेवलपमेंट हुआ है, हम भी काश इन सारे डेवलपमेंट्स को एंजॉय कर पाते। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। ये एक जिस चीज़ से बन रहे हैं उसी का नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। अब एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून होता है सर, कानून क्या होता है, कानून, एक्ट ऑफ यूनियन। एक कानून आया 1707 में, ये याद रखना है आपको। इस कानून के तहत होगा क्या, जो इंग्लैंड है प्लस स्कॉटलैंड, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना, बहुत बार पूछा गया सवाल है, बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ यूनियन। ये मान लो आप एक बार अगर रिवाइज कर ले तो शायद आपके 1 नंबर श्योर होंगे इंटरनल एग्जाम्स में। इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स इन स्कॉटिश पार्लियामेंट, जैसे ही ये साइन होता है उसके बाद आप देखेंगे जो स्कॉटलैंड का पार्लियामेंट है, जो यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके अंदर भी ब्रिटिश मेंबर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। मतलब लोग ब्रिटिशर्स को ज़्यादा चूज़ करने लगे कि हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स ही हमारे पार्लियामेंट में बैठे। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, देखो एग्जांपल बहुत सिर्फ समझाने की पर्पज़ से, मैं किसी की कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहता, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है। मान लो अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया के लीडर्स का नंबर बढ़ जाए, मान लो कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडियंस बैठ रहे हैं, लोग इंडियंस को चूज़ कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट पाकिस्तान का है या इंडिया का है, ये आपको सोचना है। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश मेंबर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब होगा क्या, ये टोटली जो भी पॉलिसीज इंग्लैंड में आ रही है वही पॉलिसी स्कॉटलैंड में आएगी। तो इनमें कुछ फर्क रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। अब ये दोनों तो एक हो चुके हैं। अब बारी है इस आयरलैंड की। अब आयरलैंड के अंदर एक अलग ही प्रॉब्लम है। आयरलैंड के अंदर प्रॉब्लम है 2 ग्रुप्स की लड़ाई। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, अब ये क्या होते हैं, देखिए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट अंग्रेजों के, ऐसे मान लो इनके धर्म के अंदर 2 ग्रुप है, जिनका एक का तो मानना है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो एकदम सही है और वो पत्थर की रेखा है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा और बहुत सारी बातें ऐसी है जो सही नहीं लिखी गई है, तो हमें उसको हमारे टाइम के हिसाब से या हमारे हिसाब से उसको चेंज कर लो या मोल्ड कर लो। तो अब ये 2 जो ग्रुप है आपस में लड़ना स्टार्ट करेंगे। अब होगा क्या, जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं वो जो लड़ेंगे, अब कैथोलिक्स नंबर्स में ज़्यादा है, प्रोटेस्टेंट है नंबर्स में कम। अब इसी बात का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करा। उन्होंने उनको फाइनेंशियल एड दी, वेपन्स दिए, जो देना दे दिया, लड़ो कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके लड़ो, आप तो जीतो। अब कैथोलिक साइड से लड़ रहे हैं वुल्फ टोन। कौन लड़ रहे हैं, वुल्फ टोन। अब ये नाम याद रखना, टेक्स्ट बुक में दे भी रखा है आपको, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वुल्फ टोन ये क्या करेंगे, लड़ेंगे कैथोलिक साइड से, लेकिन हार जाएंगे बेचारे। और जैसे ही कैथोलिक्स हारते हैं, कौन हारते हैं, कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट क्या करते हैं, अपना समर्थन किसको दे देते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को। तो इसका मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तो एक बने ही थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, कुछ ही समय में आयरलैंड भी उसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो अब होगा क्या, जैसे ही ये मर्ज होगा, ये लोग कोशिश करेंगे कि एक नया ब्रिटिश जो नेशन है उसका खुद का एक फ्लैग है, उस फ्लैग का नाम है यूनियन जैक, याद रखना। दूसरा है इनका खुद का नेशनल एंथम है, क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इनकी एक लैंग्वेज भी है। इन सब बातों से आपको ये पता चल रहा है कि अब ब्रिटेन एक देश बन चुका है। अब देखो, आप साल देखो, 1688 से स्टार्ट हुआ, 1707 तो देख लिया आपने, फिर 1760 के आसपास तक आप देखेंगे चलता रहेगा। तो आप देखिए 1688 1688 से लेके स्टार्ट हुआ है, 1707 एक्ट ऑफ यूनियन है, फिर धीरे धीरे कैसे मर्ज होगा। तो ये हमारा टॉपिक है।
अब यहां पे आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि ब्रिटिशर्स ने कोई वेपन नहीं उठाए सामने, ना ही उनको मारा, सिर्फ इन्फ्लुएंस किया। क्या किया? इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर यूज किया अपना, सॉफ्ट पावर। आप चाहें तो इंपीरियलिज्म भी समझ जाएंगे धीरे धीरे, आगे हमारा टॉपिक आएगा भी। तो ये तीनों यूनिफिकेशन आप कोशिश करें कि आप इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये तीनों केसेस प्लीज कोशिश करें। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो ये टॉपिक बहुत ही बच्चों को लगता है कंफ्यूजिंग है, सर इसमें क्या बताए जा रहे हैं, दो नाम बता देते हैं और क्या करना है क्या नहीं है। देखिए कोशिश क्या किया गया है यहाँ पे, अगर आपको बोला जाए कि आप इंडिया की शक्ल बनाओ, मान लो, क्या बनाओगे? कोई शक्ल नहीं बन सकती, लेकिन क्या आप इंडिया का मैप बना सकते हो? इंडिया का मैप देख के तो बताते हैं इंडिया ऐसा है। अगर अपन को इंडिया का मैप दिखाया जाए अपन तुरंत बोल देंगे इंडिया है, हाँ या ना? तो यहाँ पे इस टॉपिक के थ्रू कोशिश क्या की है, देश को पर्सोनिफाई करा है, मतलब लोगों के फॉर्म में प्रेजेंट करा है, इंसान के फॉर्म में प्रेजेंट करा है। इसी को एलिगेरी कहते हैं। आपने भारत माता को देखा होगा तो भारत माता अपनी एलिगेरी का ही काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे फ्रेंच, जो फ्रांस है उसकी एलिगेरी और जर्मनी की एलिगेरी। अब एलिगेरी पढ़ने से होगा क्या, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे हो सकता है पूछ लें जो फ्रांस की एलिगेरी है उसके क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम आपसे पूछेंगे। उनका नाम है क्रिस्टीन मैरियन है, क्रिस्टीन मैरियन है, ये याद रखना है। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, मतलब लोगों का देश है, याद रखना। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिबर्टी और रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का तो मतलब पता है, हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। अब ये कुछ सिंबल है, रेड कैप दिख रहे हैं आपको, लिबर्टी है। ट्राई कलर फ्लैग है, इसका मतलब देश बन चुका है। और कोकेड आपको दिखेगा जो क्राउन जैसा कुछ पहनते हैं नीचे, मतलब ज्वेलरी टाइप है, सर पे नहीं नीचे। अब स्टैच्यू ऑफ मैरियन वेर इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस टू रिमाइंड यूनिटी एंड आइडेंटिटी विद इट। अब यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को एसोसिएट करना स्टार्ट करा, किसके साथ? मैरियन के साथ। अब यहाँ पे धीरे धीरे इनकी फोटोज आपको कॉइन में ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कॉइन में और स्टैम्प्स में। यहाँ पे याद रखना है जो मैरियन है वो एलिगेरी है फ्रांस की, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइकवाइज आपको जर्मेनिया मिलेंगे, जर्मनी की है। किसकी है? जर्मनी की, जर्मेनिया इनका नाम है। ये एलिगेरी है किसकी? जर्मन नेशन की। इनका जो सिग्निफिकेंट है वो है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, द क्राउन ऑफ ओक लीव्स ऑफ जर्मेनिया सिंबलाइजेस व्हाट? तो आपको लिखना है हीरोइज्म। क्या करना है? हीरोइज्म कर लेंगे। अब हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल जो है ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकती है। अब ये जितने भी अपने सामने दिख रहे हैं आपको, इन सब से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रोकन चेन किसको सिग्निफिकेंट कर रही है, किसको सिग्निफाई कर रही है। तो आप अपने आंसर में बता सकते हैं कि फ्रीड होने को, बीइंग फ्रीड होने को। ब्रेस्ट पेटल विथ ईगल, अब जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोला गया है? ब्रेस्ट पेटल। अब ये क्या है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो क्राउन है ये ओक लीव्स का है। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? हीरोइज्म। स्वॉर्ड, अब देखो ये काम की चीज है। अगर सिर्फ स्वॉर्ड है तो ये है रेडी टू फाइट। अगर इसी स्वॉर्ड पे अगर आपको पत्तियां दिख रही है ये वाली, इसका मतलब है रेडी टू मेक पीस। याद रखना, स्वॉर्ड अगर बिना पत्तियों के है तो लड़ने को तैयार है, लेकिन स्वॉर्ड अगर पत्तियों के साथ है तो रेडी टू मेक पीस। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर क्या है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। याद रखना, रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। प्लीज डू रिमेंबर। हो सकता है 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको इंटरनल एग्जाम्स के अंदर, अगर ये चैप्टर आ रहा हो सिर्फ, तो ये आपसे पूछ लिया जाए। एक बार गो थ्रू कर लो, अगली बार सिर्फ टेबल देखनी पड़ेगी, बाकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे इस पूरे टॉपिक का ये मान लो लास्ट टॉपिक है, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से आप समझ जाएंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ है इसका रीजन क्या है। यहाँ पे देखो दो नए टर्म हैं, एक है नेशनलिज्म, एक है इंपीरियलिज्म। अब देखो पहले इन पे बात करेंगे। देखो नेशनलिज्म जो होता है इसका मतलब है देश, जो आइडियोलॉजी है किसकी है? देश बनाने की। लेकिन इंपीरियलिज्म अलग है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है फोर्स करना।
फोर्सफुली। अब फोर्स कैसे भी कर सकते हैं आप, आर्मी से कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फादर की आप बात मान दें तो आपका फादर ऐसे तो नहीं कि आपको फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपसे बोल देंगे आपको ऐसा करना है तो आप करेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे कोशिश क्या की जाएगी, देखो यहाँ पे दोनों पहलू को समझने की कोशिश करो कि ये आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। नेशनलिज्म अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है जो देश को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन इंपीरियलिज्म जो है वो नेगेटिव सेंस में है। आप क्या करोगे, आप आजू बाजू में दूसरी टेरिटरीज को कब्जा करने की कोशिश करोगे या उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे। क्या भारत के अंदर जो अंग्रेज आए थे, क्या वो इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। कॉलोनिज्म का भी है और इंपीरियलिज्म का भी है। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज ही एक्सप्लॉइट करे हैं। अब होगा क्या, ये जो टेंडेंसी है किसकी, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की, इसकी वजह से पूरा जो एरिया है वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वायलेंस होगा कि आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 होने का रीज़न सर यही है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बाल्कन्स का। अब बाल्कन्स कौन सा याद है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ग्रीस का इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। तो उस एम्पायर में और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, छोटी छोटी। अब उन छोटी छोटी कंट्रीज को देखेंगे वो कैसे डिमांड करती है अपना इंडिपेंडेंस, और उसी की वजह से ये पूरा एरिया एक्सप्लोसिव हो जाएगा। एक्सप्लोसिव वर्ड में क्या देखो कितना दिख रहा है, साउंड दिख रहा है कि भाई क्या बम फूटने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे टॉपिक जो है आपको समझाना चाह रहा है कि जब धीरे धीरे पूरे यूरोप में अलग अलग देश बनने लगे तो जो छोटे देशेस हैं, छोटे एम्पायर हैं, छोटे एथनिक ग्रुप हैं, ये भी कोशिश करेंगे अपना इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एम्परर। अब एम्परर के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे हर एक छोटा जो एरिया है वो अपना इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा है, बोल रहा है हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। वी डोंट वॉन्ट टू बी रूल्ड बाय अंडर अ किंग और मोनार्क और डेस्पोटिक अथॉरिटी। वी वॉन्ट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी वॉन्ट टू बी रिपब्लिक, वी विल बी फॉलोइंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स की बात चल रही है। वी वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दी रूल। चलिए समझते हैं टॉपिक। देखिए होगा क्या, द मेजर यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्टिक एम्स। अब होगा क्या, जितने भी बड़े बड़े पावर हैं, आप चाहे तो फ्रांस मान लें, आप चाहे तो ब्रिटिश मान लें, ये क्या करेंगे, ये आसपास के छोटे छोटे लोगों को उत्साहेंगे कि आप रूल क्यों हो रहे हैं, आप राजा को चैलेंज क्यों नहीं करते, आप अपना इंडिपेंडेंस डिमांड क्यों नहीं करते। आज आप हमें देखिए हम कितने डेवलप हैं, क्यों डेवलप है, हम सब एक है, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, आप लोग भी डिमांड कीजिए, आपका भी देश बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। याद रखना, बाल्कन्स बहुत बार पूछा जाएगा। बाल्कन्स जो एरिया है उसके अंदर कौन सी कंट्रीज कंप्राइज करती है, वो है रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। ये सब लोगों को बोला जाता है, जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं, स्लाव्स। प्लीज याद रखना, ऑटोमन एम्पायर जो है पूरे बाल्कन को कंट्रोल कर रहा है। अब इसका मतलब, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे? बिल्कुल हाँ। ये जब इतने सारे लोग अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे तभी तो ये पूरा एरिया एक्सप्लोसिव होगा। आपस में होगा क्या, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है। कहीं पे फ्रांस किसी के पास है तो फ्रांस मदद कर रहा है, कहीं पे ब्रिटेन पास है तो ब्रिटेन कर रहा है, कहीं पे जर्मनी तो जर्मनी कर रहा है, कहीं पे इटली तो इटली कर रहा है, कहीं पे रशिया कर रहा है। तो ये सारे जो देश है सब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाएं ताकि वो कंट्री हमारे अंडर आ जाए या फिर हमें सपोर्ट करे। जब अगर आपको आपका फ्रेंड एक बार फेवर कर दे तो आप भी सोचते हैं कि चलो मैं भी इसका फेवर चुकाने के लिए हम इसका साथ दे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देश भी ऐसा ही सोचते हैं। सारे देश यही सोचते हैं कि मुझे जब जरूरत पड़े तब लोग मेरे काम आए या देश मेरे काम आए। तो यहाँ पे देखो, जो ऑटोमन एम्पायर है कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा है? बाल्कन को कंट्रोल कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि बाल्कन का हेड कौन है? ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन कहाँ के एम्पायर है, कहाँ के हेड है? बाल्कन के हैं। तो अब देखो होगा क्या, अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इतने सारे देश को कैसे पता चल रहा है भाई कि हमें देश बनाना है, तो अब आप यहां पे बोल सकते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म। आपने जो 1815 के बाद सिचुएशन देखी 1848 तक, और फिर इटली, फिर आपने जर्मनी, इतने सारे देशों को बनते हुए देखा, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का
पूरे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द यूरोप दिस आइडिया विल बी स्प्रेडिंग, यस और नो? तो सर इसका मतलब ये जब पूरे यूरोप में ये आइडिया फैल रहा है तो हर एक छोटा एम्पायर कोशिश करेगा अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाने की, हाँ या ना? इसी के साथ ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट वेरी लिटिल सक्सेस दे गॉट। होगा क्या, ऑटोमन एम्पायर को लगा कि कोशिश करते हैं, अब हमें कुछ बदलाव करने की तो ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बिना बदलाव के काम चल जाएगा, बदलाव तो करने पड़ेंगे। लेकिन वो जो लोग हैं मानने को तैयार ही नहीं है, उनको लग रहा है कि हमें थोड़े बदलाव से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा इंडिपेंडेंस दो, आप हमारे को आप रूल करो विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात राजा को कहाँ तक पसंद आएगी, राजा कहाँ तक कोशिश करेगा? इसी के साथ हमारा जो अगला स्लाइड है, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक। धीरे धीरे जब वो उनको नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो उनसे धीरे धीरे हर एक देश, छोटा छोटा जो एम्पायर है वो अलग होता गया। पीपल डिमांडेड इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी। वो बोल रहे हैं कि हमें राइट चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम चाहते हैं हमें राइट टू वोट हो। यूज्ड देयर हिस्ट्री टू प्रूव देयर इंडिपेंडेंस। वो बोल रहे हैं हमारे इतिहास में देख लो, हम पैदा ही इंडिपेंडेंट हुए थे, ये तो बाद में हमें रूल किया गया है, हमें सब्जुगेट किया गया है फॉरेनर पावर ने। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो रीजन है बाल्कन रीजन, ये बहुत एक्सप्लोसिव है, क्यों है, तो आपको यही बात बतानी है। कौन सी वाली? कि इतने सारे अलग अलग जो मॉडर्न डे कंट्रीज हैं ये सब बाल्कन का ही पार्ट थे, और ये सब रूल कौन कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर जब इसको रूल कर रहा था तो इन सारे लोगों को पता कैसे चला? रोमांटिक नेशनलिज्म से पता चला। पूरे यूरोप में ये बातें फैल रही थी, भाई इटली देश बन चुका है, जर्मनी देश बन चुका है, तो यहाँ पे इस वजह से सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ टेंशन था, यहाँ पे नेशनलिस्ट टेंशन इन दी बाल्कन एरियाज। याद रहेगा, धीरे धीरे जो एम्परर हैं उनसे नाराज होके अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक हो गया एक्सप्लोसिवनेस का। दूसरा देखते हैं एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बाल्कन एरिया के अंदर कन्फ्लिक्ट था या जेलेसी थी, क्यों वो लड़ना चाहते थे या किस लिए लड़ रहे थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बाल्कन एरिया में लड़ाई किस बात की थी? ट्रेड की थी, कि भाई व्यापार कौन करेगा, मैं ज़्यादा व्यापार करूंगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। इसी के साथ साथ कॉलोनीज कहाँ कहाँ सेट करेंगे, नेवल पावर जो है, मिलिट्री माइट जो है, ये चार जो है ये सबसे ज़्यादा राइवलरी के टॉपिक्स है। इसी के साथ साथ रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द पावर ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। देखो हर एक ये जो नाम मैंने लिए, ये हर एक एम्पायर कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है सर? ये कोशिश कर रहा है कि इनका दबदबा बने बाल्कन एरिया में। ये चाहते हैं कि आसपास के पूरे इलाके में रशिया ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को हेल्प करे इंडिपेंडेंस दिलाने में, ताकि ये कंट्रीज़ जब ज़रूरत पड़े तो किसको हेल्प करेगी? इन चारों में से रशिया कोई करेगी, लड़ाई करेगी तब, क्योंकि रशिया ने हेल्प करा उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद रखना, आप जब बाल्कन का टॉपिक पढ़ते हो और ये जब सीरियस ये जो वॉर है चलते जाते हैं, आपने वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो पढ़ा होगा, कैसे दो छोटे देश आपस में लड़के बड़े बड़े देशों को इन्वॉल्व करते हैं और बाद में पूरा वर्ल्ड वॉर होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि सर इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न बाल्कन था, या बाल्कन के अंदर जो टेंडेंसी फैल रही थी। आप चाहें तो ये वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं। जो नेशनलिज्म है वो किसके साथ अलाइन कर गया? इंपीरियलिज्म के साथ। इस ऐसी भावनाएं जो इंसान को फोर्स करती है, देशों को फोर्स करती है कि हम दूसरे देशों के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करें। इसकी वजह से डिजास्टर आया कहाँ पे? पूरे यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में। कब तक? 18 तक। याद रहेगा क्या? डू रिमेंबर, यही वो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आज ज़रूर कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चंस को लिखें आज घर पे जाके, या फिर आज आप इस लेक्चर के एंड होने के बाद कोशिश करें 4 सवाल लिखने की। कौन से 4 सवाल लिखने हैं सर? एक तो यूनिफिकेशन लिखोगे जर्मनी का, एक यूनिफिकेशन लिखोगे इटली का, एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे लिखोगे 5 नंबर का सवाल, और लास्ट में बाल्कन पे लिखोगे। एलिगेरी पे शॉर्ट नोट अगर 2 नंबर 3 नंबर का लिख दो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाल्कन वाला ज़रूर अटेम्प्ट करना।
लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को बोला गया था कि बालकन करो और एज इट इज क्वेश्चन में आया 5 नंबर का आया था. सो आई रिक्वेस्ट यू टू रीड अगेन द चैप्टर. इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट, डू लुक फॉर द लेक्चर्स. We have 4 videos explaining the entire chapter. If you still have any doubt, do reach us. I'll try to solve the question. If possible, I may contact the student. Please do subscribe the channel. It will definitely support us. It will give us the motivation to make the videos. Now signing off.